नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्र महादशा के बारे में। देखिए, जो चंद्र है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट माना गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जिस प्रकार हम लगन से कुंडली को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा से भी कुंडली को एनालाइज किया जाता है। अगर आप कोई भी पुरानी कुंडलियाँ देखेंगे जो आज से 50, 60, 100 साल पहले बनी हुई हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी पंडित जी ने वो कुंडली बनाई थी, उसमें लगन चार्ट और चंद्र चार्ट यानी चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है। और हमेशा ऐसा माना गया है, और दिस वाज इन प्रैक्टिस ऑल्सो, कि लगन कुंडली के साथ साथ हम चार्ट को चंद्र कुंडली से भी एनालाइज करते हैं। इसलिए जो चंद्रमा है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है ज्योतिष के अंदर, और हमेशा उससे हम चार्ट को ज़रूर एनालाइज करते हैं जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं। इनफैक्ट जब आप योग देख रहे हों किसी कुंडली में, तो हमेशा योगों को, राजयोग हो गए या धन योग हो गए, लगन से भी देखने चाहिए और चंद्र कुंडली से भी देखने चाहिए। क्योंकि अगर कोई योग चंद्र कुंडली से भी रिपीट हो रहा है जो जन्म कुंडली में बन रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है और जातक को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, तो देखिए, जो चंद्रमा है वो कृष्ण अष्टमी, यानी जब कृष्ण अष्टमी आती है तब से लेकर शुक्ल सप्तमी तक उसको मैलेफिक मून माना गया है, और 8वीं तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष से लेकर 7वीं तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष तक मून को स्ट्रांग माना गया। कहा जाता है कि तब वो बेनिफिक रिजल्ट्स देता है। बट इन प्रैक्टिस जो मैंने देखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर चंद्रमा को देखेंगे तो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को देखिए, और ये जो प्रिंसिपल है ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। बस ये देखा गया है कि अगर अमावस्या का बर्थ है तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। बाकी अदरवाइज़ मैंने इन प्रैक्टिस देखा है कि जो मैलेफिक और बेनिफिक मून वाला प्रिंसिपल है, ये इन प्रैक्टिस इतना वर्क नहीं करता है। हमारे को देखना ये है हमेशा चार्ट में कि मून किन प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है, किन हाउसेज में प्लेस्ड है, बिकॉज महादशा जो होगी चंद्रमा की, उस बेस पे अपने रिजल्ट्स देगी। मून जो है माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट किसी भी नेटिव पे रहता है, किसी भी जातक पे। तो इसलिए जब भी चंद्रमा दशा लगती है, चंद्रमा जो है बाय नेचर एक सॉफ्ट प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है और वाटरी प्लैनेट है, मतलब तो इस वजह से वो एक अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। क्रिएटिविटी बहुत फ्लो करती है चंद्रमा की महादशा में, और ओवरऑल अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी हो चार्ट में, तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। जैसे हमने बाकी अपनी दशाओं के वीडियो में प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए, हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी चंद्रमा की दशा को एनालाइज कर रहे हैं, तो अगर चंद्रमा केंद्र, त्रिकोण, 11th हाउस, 2nd हाउस, इन हाउसेज में प्लेस्ड होगा तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। 6th, 8th, 12th हाउसेस की जो प्लेसमेंट है चंद्रमा की, वो इतनी अच्छी नहीं मानी गई है। लेकिन जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है वो ये कि अगर 6th, 8th, 12th का चंद्रमा बेनिफिक्स के साथ प्लेस्ड हो या बेनिफिक्स द्वारा एक्सपेक्टेड हो, तो ऐसी जो दशा है वो अच्छे रिजल्ट्स दे पाती है। थोड़ी सी इनिशियल स्ट्रगल ज़रूर मिल सकती है नेटिव को, बट अगर 6th, 8th, 12th चंद्रमा के ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स आ जाएं, तो अच्छे रिजल्ट्स भी उस केस में मिल सकते हैं। एक और चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जो मैंने अपने और दशा वाले वीडियोस में भी बोला है, कि जब भी आप किसी दशा को एनालाइज कर रहे हैं, तो जो उसकी राशि है, वो जिस राशि को गवर्न करता है प्लैनेट, उसको हमें ज़रूर स्टडी करना है। और ये प्रिंसिपल मून के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मून वाटरी प्लैनेट है, एक सेंसिटिव प्लैनेट है। तो इस वजह से जब भी आप मून की महादशा को एनालाइज कर रहे हैं किसी भी कुंडली में, तो हमेशा कर्क राशि को ज़रूर देखिए कि कर्क राशि के अंदर कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं और उन पे किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, बिकॉज उस बेस पे भी आपको रिजल्ट्स
के बारे में नॉलेज होगी, बिकॉज अगर कर्क राशि पीड़ित है तो मून बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता नहीं रख पाएगा और वहाँ पे सेंसिटिव हो जाएगा और मतलब स्पेशली ऑन द इमोशनल फ्रंट वो इश्यूज दे सकता है। वहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो एक कर्क राशि है वो किस हाउस को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज अगर वो कोई मतलब 6th 8th 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस केस में मून दशा कुछ ना कुछ इश्यूज दे सकती है। मून अगर मार्स के साथ प्लेस्ड हो या मार्स से दृष्ट हो तो वैसे तो एक प्रकार का ये मेलेफिक एसोसिएशन है, लेकिन ज्योतिष में ये लक्ष्मी योग है, इसको चंद्रमंगल योग कहते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर चंद्र की दशा आएगी तो ठीक है, इमोशनली वो प्रॉब्लम ज़रूर थोड़े बहुत दे सकती है, बट ऐसी दशा जो है धन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग है ये। और ऐसे केसेस में मून की दशा काफ़ी अच्छा योग देती है व्हेन इट कम्स टू मनी। सिमिलरली अगर कुंडली में गज केसरी योग हो, गज केसरी योग का मतलब हो गया जब जुपिटर मून के साथ प्लेस्ड हो या मून से केंद्राज में प्लेस्ड हो, तो ऐसे केसेस में भी चंद्रमा की जो दशा है वो बहुत अच्छी रहती है। और जो मैंने देखा है जब भी मून से जुपिटर केंद्राज में प्लेस्ड होगा तो ये एक तरह से नेटिव को एक डिग्निफाइड पोजीशन मिलती है और ऐसे केसेस में मून को ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ मिल जाती है और जो दशा है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखती है। सिमिलरली अगर मून से त्रिकोण में जुपिटर हो, यानी कि जुपिटर का एस्पेक्ट मून पे पड़ रहा हो, ऐसे केसेस में भी मून की जो दशा है वो अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखती है। तो ये तो मेरे कुछ जनरल एक्सपीरियंसेस ऑन दशा ऑफ मून। अब हम देखते हैं पराशरी इसके बारे में क्या कहती है। तो देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र जो है वो लिखती है कि अगर चंद्रमा स्वच्छ राशि यानी ऊंच की राशि में हो, टॉरस साइन में, यानी स्वराशि यानी ओन साइन के मतलब कर्क में हो, केंद्र में हो, 11th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, पूर्ण बली हो, पूर्ण बली में मतलब उसको दिग्बल भी मिल रहा हो, 10th हाउस 9th लॉर्ड या 4th लॉर्ड इन स्थानों के स्वामी से युक्त हो, यानी कि जब भी इन मतलब त्रिकोण या केंद्र के लॉर्ड से युक्त हो या इसका पीएससी बन रहा हो, एस्पेक्ट कंजंक्शन, ऐसे केसेस में इस दशा में आरंभ से अंत तक ऐश्वर्य, भाग्य, धन आदि की वृद्धि रहती है। घर में शुभ कार्य होते हैं, राजा से प्राप्ति, सफलता, मित्र आदि द्वारा भाग्य उदय, राज्य लाभ। सो ओवरऑल इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया गया है कि जो अगर इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस होंगे तो मून दशा ओवरऑल अच्छे रिजल्ट देगी इसमें। अच्छा, एक चीज़ और है, इस सेकंड हाउस में अगर मून प्लेस्ड हो तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहती है दैट इज़ वेरी गुड, धन के लिए काफ़ी अच्छा बताया गया है। अब इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर चंद्रमा नीच में हो, क्षीण हो, उसकी दशा में धन हानि होती है। अब देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा, बिकॉज अगर मून नीच राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो और अगर केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड हो, तो मैंने देखा है इन प्रैक्टिस की रिजल्ट्स जो हैं वो इतने ख़राब नहीं होते, ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। हाँ, सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है, ऐसे लोग जो हैं इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा नहीं होता और कुछ भी कार्य करना चाहते हैं तो 10 लोगों से सलाहें करते हैं, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है नीच के चंद्रमा में। बट अगर ओवरऑल प्लेसमेंट अच्छी हो नीच के चंद्रमा की तो ये अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। तो आगे बाकी ये इन्होंने भी सेम बात कही है कि पाप ग्रहों से युक्त हो तो प्रॉब्लम्स दे सकता है ओवरऑल, और लिख रहे हैं कि 6th 8th 12th में हो तो प्रॉब्लम्स दे सकता है, स्पेशली अगर पाप ग्रहों से युक्त हो तो। यदि 6th 8th 12th हाउस में बलिचंद्र हो तो कभी सुख और कभी दुख भी होता है। मतलब अगर 6th 8th 12th हाउस में चंद्रमा स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन, तो ऐसे केसेस के अंदर मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है। ये बात बृहत्पराशर होरा शास्त्र बोलती है। तो जो मैंने अपने जनरल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सिमिलर प्रकार के रिजल्ट्स भी बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने दिए गए हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ज़रूर और ऐड करना चाहूँगा कि जब देखिए, आप जब भी कोई दशा एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ मून की बात नहीं कर रहा, मून के लिए ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज मून इज़ अ सेंसिटिव प्लैनेट, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था। और वो एक तरह से हमारा लगन भी है, बिकॉज चंद्र लगन है और ओवरऑल हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है।
बट दिस प्रिंसिपल कैन बी यूज फॉर अदर दशाज ऑल्सो। जब भी आप कोई दशा एनालाइज कर रहे हैं, उस प्लैनेट की जिसकी भी आप दशा देख रहे हैं उसकी डिग्री को ज़रूर देखिए, और आपको देखना यह है कि कौन सा प्लैनेट एग्जैक्टली सेम डिग्री पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मून की दशा चल रही हो किसी की, और अगर मार्स किसी भी राशि में प्लेस्ड हो, एनी साइन, एंड इट इज़ ऑन द सेम डिग्री एज मून, तो वो प्लैनेट जो है मार्स, वो इस मून को इम्पैक्ट करेगा। सिमिलरली कोई और प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल जुपिटर है, चाहे वो केंद्र त्रिकोण में नहीं है चंद्रमा से, लेकिन एग्जैक्टली सेम डिग्री पे है, तो ऐसे केसेस में उस जुपिटर का इफेक्ट जो है वो इस मून पे आएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपको मिले दशा एनालाइज में, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि हम जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं जो एग्जैक्टली मून की सेम डिग्री पे है, वो किस हाउस में प्लेस्ड है, वो किन हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज उन हाउसेस का इफेक्ट भी इस मून दशा के ऊपर आ जाएगा। इट इज़ समथिंग सिमिलर टू द केंद्रीय इफेक्ट, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि कोई भी आप दशा एनालाइज कर रहे हैं उससे हमेशा 10th हाउस में जो प्लैनेट्स हैं उनको ज़रूर देखिए, बिकॉज वो प्लैनेट्स हमेशा उस दशा को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये मेरे कुछ थॉट्स और एक्सपीरियंसेस ऑन महादशा ऑफ मून। धन्यवाद।